स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी बोले, कोरोना से लड़ने के लिए योग जरूरी। जी हां, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को बधाई दी और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एकजुटता का दिन है। इस बार यह दिन फैमिली बॉन्डिंग को बढ़ाने का दिन है और यह दिन सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश देता है। मोदी ने कहा, योग एकता के लिए एक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है और मानवता के बंधनों को गहरा बनाता है। इसमें भेदभाव नहीं है। यह जाति, रंग, लिंग, विश्वास और राष्ट्रों से परे है। योग को कोई भी अपना सकता है। उन्होंने आगे कहा, अगर हम अपने स्वास्थ्य और आशाओं के धुनों के तार को बेहतर कर सकें तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया स्वस्थ और खुशहाल मानवता की सफलता का गवाह बनेगी। ऐसा करने में योग निश्चित रूप से हमारी मदद कर सकता है। हमारी श्वसन प्रणाली पर हमला करता है कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि वायरस विशेष रूप से हमारी श्वसन प्रणाली पर हमला करता है। उन्होंने कहा, जो हमारी श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाने में हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है वह है प्राणायाम जैसे श्वास संबंधी व्यायाम। उन्होंने आगे कहा, एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि घर पर योग और परिवार के साथ योग के अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजय होंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमारे यहाँ निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की ये भावना भारत के रग रग में बसी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की ये भावना भारत के रग रग में बसी हुई है। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को दी 500 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी। जी हां, चीन से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। मिल रही खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियारों और गोला बारूद को खरीदने की छूट दी है। टीओआई के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को खतरनाक अस्त्र शस्त्रों की तत्कालीन और आपात खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी है। एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए सेना को छूट बढ़ाई जाए, जमीनी, हवाई और समुद्री क्षेत्र में निगरानी। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर सैन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीन के साथ 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक सीमा पर तैनात सशस्त्र बलों को किसी भी चीनी आक्रामक व्यवहार का जवाब देने के लिए पूरी छूट दी गई है। तीनों क्षेत्र में बढ़ाई जाए निगरानी। पीटीआई न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक के दौरान शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और समुद्री लेन में चीन के हर गतिविधि पर सख्त नजर रखने के लिए कहा गया है। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह और एयर चीफ मार्शल आरकेएस ने भाग लिया। दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, कौन रहेगा होम आइसोलेशन में, किसे जाना होगा कोविड सेंटर, जानिए पूरी डिटेल। जी हां, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ दिल्ली सरकार ने आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि कौन होम आइसोलेशन में रह सकता है और किसे कोविड सेंटर जाना होगा। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक ऐसे मरीज जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है उन्हें कोविड सेंटर में रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर कहा कि कोरोना की क्लिनिकल जांच के लिए ऐसे मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। वहां डॉक्टरों की सलाह और मरीज की हालत को देखते हुए आगे के फैसले लिए जाएंगे।
सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा कि मेडिकल टीम इसकी जांच करेगी कि मरीज को होम आइसोलेशन में रखने के लिए पर्याप्त सुविधाएं है या नहीं। वहीं अगर कोरोना मरीज की स्थिति गंभीर है तो उनमें संक्रमण के लक्षण बेहद कम हैं, तो उन्हें फौरन मेडिकल इलाज के लिए भेजा जाएगा। अगर मरीज में लक्षण बेहद कम है और स्थिति गंभीर नहीं है तो उसे होम आइसोलेशन के लिए भेजा जाएगा। हालांकि इसके लिए मेडिकल टीम मरीजों की सहमति लेगी। अगर मरीजों ने कोविड सेंटर जाने की सहमति जताई तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को वहां भेजा जाएगा। वहीं जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण अधिक हैं और स्थिति गंभीर है, उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड सेंटर भेजा जाएगा। वहीं होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को होम मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,30,765 के पार। अब तक 13,688 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,30,765 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,75,835 हैं, जिसमें से अभी तक 13,688 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 2,44,263 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,60,526 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 85,77,919 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 39,37,719 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 42,35,354 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना से घबराए नहीं, ये सदी का सबसे कमजोर वायरस। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को सदी का सबसे कमजोर वायरस बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की गति तेज है, इसलिए इस संक्रमण से खुद को बचाना होगा। योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एवं योग संस्थान की ओर से योग पर आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना से घबराए नहीं, इस सदी का यह सबसे कमजोर वायरस है, बस इसके संक्रमण की गति तेज है, इस संक्रमण से ही खुद को बचाना होगा। उन्होंने कहा, खासकर बच्चे, बुजुर्ग एवं उनको जिनको पहले से कोई रोग है, वे इस संक्रमण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं, लिहाजा उनको इसी अनुसार सावधानी भी बरतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताई गई बातों को जरूर याद रखें और इस पर अमल भी करें। अगर हम ऐसा कर लें और घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें तो संक्रमण से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर सबके जीवन में बदलाव आया है और हमें बदलाव के इस दौर में तकनीक के महत्व को समझना होगा। ऐसे में जिन लोगों ने समय और तकनीक दोनों के महत्व को समझा, उन्होंने बेहतर नतीजे भी दिए हैं। संकट घड़ी में ट्रेनों के किराए में होने जा रही है बढ़ोतरी। जी हां, भोपाल मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच जहां प्रदेश की रफ्तार धीमी पड़ गई, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों का संचालन पटरियों पर फिलहाल थोड़ी ट्रेनों की रियायत के साथ जारी है। इस बीच रेलवे बोर्ड ने लॉकडाउन के बीच बड़ा फैसला लिया है, जहां 17 जोन के 508 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। वहीं अन्य फैसले और लिए गए हैं। रेल मंत्रालय ने बदलाव कर लिया बड़ा फैसला। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने संकट के बीच बदलाव करते हुए 508 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन बनाने की घोषणा की है। तो वहीं बोर्ड के इस फैसले से यात्रियों पर भार बढ़ने वाला है, जिसके साथ किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि पैसेंजर ट्रेन का बेस किराया 3 रुपए है, तो वहीं एक्सप्रेस श्रेणी का 29 रुपए लगता है। इस निर्णय के बाद अब यात्रियों से 29 रुपए प्रति किराया वसूल किया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल फास्ट पैसेंजर सहित पश्चिम मध्य रेलवे जोन की 32 ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाया जा रहा है।
इसके साथ ही यात्री अगर 10 किलोमीटर की भी यात्रा करता है तो उसे 60 किलोमीटर का किराया देना होगा। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने से रोका, जाने वजह। जी हां, दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के मरीजों के लिए अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर तथा संकेंद्रक नहीं खरीदें, क्योंकि ये उपकरण सरकार उनके लिए खरीद रही है। सरकार की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में अपने अधीन आने वाले सभी कोविड अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स को अस्पतालों के सभी बेड के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था करने को कहा था। सरकार की तरफ से हालांकि शनिवार को आए आदेश में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग 18,000 टी टाइप सिलेंडर, 3,000 बी टाइप सिलेंडर और करीब 3,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद की प्रक्रिया कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि सिलेंडर और कंसंट्रेटर जल्द ही खरीद लिए जाएंगे। इन्हें संबंधित अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक आवंटित किया जाएगा। भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दावों को किया खारिज, कहा ऐसी कोशिशें स्वीकार्य नहीं। जी हां, गलवान घाटी को लेकर चीन के बढ़ते दुष्प्रचार का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गलवान वैली पर चीन के दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे बेतुके दावे कतई स्वीकार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि चीन का ऐतिहासिक तौर पर कोई दावा नहीं है। चीन खुद भी यह मानता रहा है कि गलवान भारत का हिस्सा है। ऐसे में अब गलवान घाटी पर उसका दावा गलत है। गलवान इलाके की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। गलवान घाटी भारत का हिस्सा रही है और इस इलाके में भारतीय सैन्य बल गश्त लगाया करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने देर शाम चीनी विदेश मंत्रालय के दावों और उसके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गलवान वैली को लेकर चीन बढ़ा चढ़ाकर बेबुनियाद दावे कर रहा है, जो उसके पूर्व के रुख के उलट है। मई की शुरुआत से ही चीनी सेना भारत की ओर से की जाने वाली सामान्य गश्त पैटर्न में बाधा डाल रही है। उन्होंने चीन को यह भी याद दिलाया कि जब मई के मध्य में चीन के सैनिकों ने एलएसी का अतिक्रमण किया था, तो भारतीय सैनिकों की ओर से उनको करारा जवाब दिया गया था। दुष्प्रचार में जुटा चीन। भारत को अपना रुख इसलिए स्पष्ट करना पड़ा क्योंकि चीन इस मामले में दुष्प्रचार कर रहा है। शनिवार को सुबह ही चीन ने एक बयान जारी कर मौजूदा तनाव के लिए पूरा दोष भारत पर डालने की कोशिश की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान से लगा कि भारत अपनी गलती मान रहा है और वह अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है। चीन के इस बयान का जवाब देते हुए अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को पार करके कभी भी चीन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, रायलसीमा, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिणी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी हिमालय राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।